नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। हमने पिछले लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये बहुत ही यूनिक है। मीन्स यहाँ पर जो एनिमल की और प्लांट्स की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो हमें हिमालयन रीजन में और जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो इस तरह का जो भी एरिया है जिसकी हम प्रोटेक्शन करते हैं ये हमारे लिए बायोलॉजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक विरासत का काम करते हैं। हमें यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की पेंटिंग्स और कुछ वाइल्ड रॉक्स में से कुछ रॉक्स भी देखने को मिली हैं। आओ इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये कंप्लीट पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंचमढ़ी सेंचुरी और दूसरी है बोरी सेंचुरी। और इसके अंदर एक नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क है और एक वाटर रिजर्वर जिसका नाम की तवा रिजर्वर है। ये है हमारा कंप्लीट बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी सिर्फ हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट में ही देखने को मिलती है। इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है। जो नेशनल पार्क है उसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक पंचमढ़ी सेंचुरी और एक है बोरी सेंचुरी और एक तवा रिजर्वर है। ये तो होगी हमने यहाँ के जो लोकेशन है कि वो कहाँ पर है और इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है इसके बारे में बातें। अब बात करते हैं कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका क्या रोल होता है। जो एनिमल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या रोल होता है। बायोस्फीयर रिजर्व किस लिए बनाए जाते हैं? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। मीन्स जो भी वाइल्ड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन के लिए, ताकि उनको बचा कर रखा जा सके। और जो वहाँ पर मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, वो प्लांट्स की हों चाहे वो एनिमल्स की, उनके कंजर्वेशन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, ताकि वो एनिमल और जो प्लांट्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर अपनी ग्रोथ कर सकें और जो वहाँ पर सरवाइव कर सके। और जो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है वो कुछ इस तरीके से की जाती है कि ताकि जो भी एनिमल और प्लांट्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो। और वहाँ पर हमें जो एनिमल और प्लांट्स के साथ साथ कुछ ट्राइबल पीपल्स भी देखने को मिलते हैं। ट्राइबल पीपल्स में जो आदिवासी होते हैं वो वहीं पर रहते हैं और अपना वहीं रहकर जीवन यापन करते हैं। वो इस तरह से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनका जो रहन सहन है और जो खाना पीना है वो सभी नेचर पर ही डिपेंड है। तो इसलिए ये हमें जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो गवर्नमेंट जो प्रोटेक्टेड एरिया जिनको बना देती है जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहाँ पर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं होती। मीन्स कोई भी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए या फिर कोई व्यापारिक पर्पज़ के लिए कोई भी आप वहाँ पर कोई बिल्डिंग या फिर कोई भी हैबिटेट वहाँ पर नहीं बना सकते। इसका प्रयोग सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, इन्वायरमेंट और टूरिज्म के लिए किया जा सकता है। आओ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ एरिया। मीन्स जो उस एरिया के अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसके कंजर्वेशन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। मीन्स जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। इट प्रिजर्व द नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस इन द एरिया। मीन्स जो भी एरिया होगा जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाएगा वहाँ पर क्या होगा, नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा और वहाँ पर इकोलॉजिकल कंडीशंस भी बनी रहेंगे। मीन्स वहाँ पर ना ही डिफोरेस्टेशन देखने को मिलेगा और ना ही वहाँ पर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। जिस तरह मैं बात करूँ ना को माइनिंग होगी या फिर और कोई अदर एक्टिविटीज़। इट प्रमोट्स द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया विच इज़ कंपेटिबल विद कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव। मीन्स अगर वहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो वो इस तरह से की जाएगी ताकि वहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े या फिर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो फिर इस तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही सिर्फ अलाउड होती हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। मीन्स अगर कोई
एरिया हमने उसको रिजर्व कर दिया तो फिर वहाँ पर क्या होगा, जहाँ वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होगी और उसके साथ साथ जो ट्राइबल पीपल होंगे तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी मेंटेन रहेगी। मीन्स कोई व्यक्ति वहाँ पर जाकर रह नहीं सकता, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उनका जो रहन सहन होगा वही वो मेंटेन रह जाएगा। तो फिर इस तरह से हमें डिफरेंट ये एक्टिविटीज़ जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होती है वो आपको देखने को मिलेंगी। और ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंजर्वेशन का काम है, जो वाइल्ड लाइफ और ट्राइबल पर्सनस हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इट प्रिवेंट्स द कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द एरिया। मीन्स इसका कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यहाँ पर आप इसकी लैंड का या फिर और रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह बात करूँ मैं माइनिंग के लिए या फिर और किसी और पर्पज़ के लिए, तो फिर इस जगह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में किया जा सकता है। जिस तरह बात करूँ अपॉर्चुनिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है या फिर कोई इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए और सिर्फ टूरिज्म पर्पज़ के लिए ही सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हो गया हमें बायोस्फीयर के रिजर्व के रोल की बात की, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में और जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए और ट्राइबल पीपल्स की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरा और फोना। मीन्स वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स, किस तरह के प्लांट्स और ट्रीज देखने को मिलते हैं। अगर कोई एरिया है, मीन्स जहाँ पर मैं रहता हूँ या फिर आप रहते हैं, वहाँ पर आपके आसपास जो भी प्लांट्स या ट्रीज हैं उन्हें हम फ्लोरा कहेंगे। मीन्स जो आपके आसपास के एरिया में जो भी क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। और इन पेड़ पौधों के साथ आपको कुछ जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं या फिर जो जीव जंतु देखने को मिलते हैं उन्हें हम फोना कहते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। मीन्स कोई भी एरिया है जहाँ पर आप रह रहे हो या फिर कहीं और, जहाँ वहाँ पर जो अपने आप प्लांट्स उग जाते हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें वहाँ का फ्लोरा कहते हैं। जिस तरह पंचमढ़ी स्फीयर रिजर्व के अंदर हमें टीक, जामुन, वाइल्ड मैंगो और अर्जुन ट्री देखने को मिलते हैं। इसी तरह फोना की बात करें तो द एनिमल्स विच लिव नेचुरली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फोना ऑफ दैट एरिया। मीन्स कोई भी एरिया है जिसके अंदर हमें जो जीव जंतु देखने को मिले तो फिर उस जीव जंतु को उस क्षेत्र के हम फोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र के हम फोना बोलते हैं। मीन्स फोना ऑफ दैट एरिया। जिस तरह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमें चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, चिंकारा और पार्किंग डियर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स कोई भी बेबी। फर्टाइल्स का मीन्स होता है जिनसे दोबारा से प्रोडक्शन हो सके या फिर रिप्रोडक्शन हो सके, तो उन्हें कहते हैं हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मीन्स कोई बेबी प्लांट या फिर कोई बेबी एनिमल, छोटा प्लांट या फिर कोई छोटा एनिमल जो क्या करे, जो अपने आप से मीन्स अपने से दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। मीन्स जिस तरह मैं बात करूँ, कोई भी प्लांट है, आपने देखा होगा कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स, जैसे ही सीड्स नीचे गिरते हैं तो उससे क्या होता है कि दोबारा से प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर इस तरह ये क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। इसी तरह जैसे आपने कोई एनिमल देखा होगा, कोई डॉग या फिर कोई बफेलो है या फिर और कोई है, तो फिर वो क्या करते हैं कि एक बच्चे को जन्म देते हैं। जो बच्चे को जन्म देते हैं तो फिर जो अगर वो फीमेल होगा तो फिर क्या होगा, दोबारा एक और बच्चे को जन्म देगा। तो फिर इस तरह जो दोबारा से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर और जो छोटे छोटे बेबीज आए जो दोबारा से रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, उन्हें हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। अब बात करते हैं स्पीशीज की। स्पीशीज किन्हें कहते हैं? अगर मान लिया स्पीशीज कहते हैं अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो सेम काइंड के, तो उनके ग्रुप को जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। मीन्स कोई भी जिस तरह मतलब कि एक जिस तरह डॉग्स की बात करूँ, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डॉग क्या करते हैं, डॉग मीन्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं या फिर मीन्स आपस में मिलकर जो शारीरिक संबंध बनाकर एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। तो फिर इस तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। जिससे स्पीशीज ऑफ डॉग या फिर स्पीशीज ऑफ बफेलो, स्पीशीज ऑफ काऊ, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ
लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की, उन्हें कहते हैं हम स्पीशीज कहते हैं। देयर आर अबाउट 6 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 4 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। मीन्स आज हमारे संसार में आज के दिन लगभग 6000 प्रजातियां आपको पशुओं की देखने या जीव जंतुओं की देखने को मिलेंगी और 4000 प्रजाति आपको पेड़ पौधों को देखने को मिलेंगी। ये कुछ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की इमेजेस हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये वहाँ के प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, ये एनिमल्स हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हें हम यहाँ के फ्लोरा और फोना भी कह सकते हैं। मीन्स फ्लोरा मीन्स वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं उन्हें फोना कहते हैं। ये कुछ और इमेजेस हैं, जिस तरह ये वाइल्ड डॉग, चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, फर्न और जामुन, ये भी हमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलते हैं। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलती हैं। मैं जिस तरह बात करूं, ये कोई एरिया है, इसके अंदर कोई भी प्लांट्स की या फिर कोई एनिमल की कोई भी स्पीशीज है, वो सिर्फ यही मिलेगी। और जो इसके आसपास के जो भी एरिया होंगे, मीन्स मान लीजिए इसके आसपास का ये एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ भी इस तरह की कोई भी स्पीशीज देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह की स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको ये स्पीशीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो फिर इस तरह की स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। जिस तरह बात करूँ मैं, साल और वाइल्ड मैंगो, ये सिर्फ हमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलती हैं, इससे बाहर आपको ये देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो होगी प्लांट्स की बात। इसी तरह एनिमल्स में जेंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल और बीसन, ये हमें बायोस्फीयर रिजर्व, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये तो हो गए वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा, और ये होगी एंडेमिक स्पीशीज ऑफ फोना, मीन्स एनिमल्स की। अब आपको पता होगा कि जो एंडेमिक स्पीशीज होती है मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती हैं, तो फिर इनको कुछ खतरा भी होगा, मीन्स इंडेंजरिंग होगी। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या फिर और कोई रीज़न है, जिससे नेचुरल काज है, कोई फॉरेस्ट फायर है या फिर कोई ड्रोट है, तो फिर उनकी वजह से क्या होगा कि इनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इस तरह मैं बात करूँ कि जो ए नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इंडेंजरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, मीन्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से जो एंडेमिक स्पीशीज हैं ये लगभग दुर्लभ होती जा रही हैं। ये क्या क्या रीजन है? ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स जंगलों का विनाश या फिर डिफोरेस्टेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इनकी वजह से क्या है, ये एंडेमिक स्पीशीज विलुप्त होती जा रही है। ये एंडेमिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा के अंदर एक वाइल्ड मैंगो है जो कि आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलता है, और ये एक जेंट स्क्विरल है जो आपको सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही देखने को मिलेगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ मीन्स जो एनिमल्स और प्लांट्स किसी फॉरेस्ट या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम वहाँ की वाइल्ड लाइफ कहते हैं। सेंचुरी होता है मीन्स उनकी प्रोटेक्शन करना या फिर उन कोई भी प्लेस है उसकी सिक्योरिटी करना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जो किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, उस एरिया को कंजर्व करना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। सेंचुरी का मतलब होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। तो फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो जाएगी? द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स रिमेन सेफ मीन्स कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हम ये घोषित करते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मीन्स यहाँ पर आप इसके अंदर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी या फिर और कोई अदर एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, ये सिर्फ वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के लिए रिजर्व कर दी गई। तो इस तरह के एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड
which is created for the protection of wild animals in their natural environment like forest. मीन्स कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं, अगर उस एरिया को मुझे प्रोटेक्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, उस एरिया को क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे। मीन्स वहाँ पर कोई भी अदर एक्टिविटीज, जिस तरह कोई ह्यूमन या फिर और कोई अदर एक्टिविटीज, उनको बैन कर दिया जाता है। तो फिर इस तरह के एरिया को क्या कहते हैं हम, इस तरह के एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। मीन्स ए प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड विच इज़ क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मीन्स जो वाइल्ड एनिमल्स, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो इस तरह का एरिया होता है उसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। हमारे देश के अंदर 500 से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हैं। जैसे कि बात करें सुल्तानपुर बर्ड लेक सेंचुरी, कुछ बर्ड सेंचुरीज भी आपको देखने को मिलेंगी, मीन्स जो सिर्फ बर्ड्स के लिए घोषित की गई, मीन्स जिन एरिया को सिर्फ बर्ड्स के लिए प्रोटेक्शन दी गई है। सुल्तानपुर बर्ड लेक सेंचुरी ये आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इमेजेस हैं, जैसे कि ये डियर, टाइगर, एलिफेंट, ये डिफरेंट स्पीसीज आप देख पा रहे हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो फॉरेस्ट को रिजर्व किया जाता है उन्हें ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। हमने बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इनके बीच डिफरेंस क्या है। मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किस तरह से अलग है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बहुत ही बड़े एरिया के ऊपर होता है। मीन्स इट इज सेपरेट ओवर ए लार्ज एरिया। वो जो इसका एरिया होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया छोटा होता है। मीन्स इट ऑक्युपाइज ए कंपेरेटिवली स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड। मीन्स इसका एरिया बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वो आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड होता है ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह सकें। इस जो बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर आपको ट्राइबल एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी। मीन्स ट्राइबल पीपल भी रहते होंगे, जो भी वो क्या होंगे, वो भी किसका, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होंगे। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको कोई भी ट्राइबल पीपल या फिर कोई आदिवासी देखने को नहीं मिलेगा, और इसके अंदर कोई भी पर्सन्स की एंट्री अलाउड नहीं होती। मीन्स ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यहाँ पर आपको कुछ ह्यूमन कल्टीवेशन भी देखने को मिलेगी, जिस तरह जो आउटर जोन होता है उसके अंदर आपको ह्यूमन कल्टीवेशन या फिर कुछ बिल्डिंग सेटलमेंट्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसके अंदर आपको कोई भी सेटलमेंट और बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये हो गया इनके डिफरेंस। जू एक जूलॉजिकल गार्डन या फिर जूलॉजिकल पार्क की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसे हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया जाता है एनिमल्स के लिए, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमारे देश के या फिर किसी दूसरे देश की अलग अलग जगह से लाकर वहाँ पर उनको कंजर्व किया जाता है या फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उनका मेन पर्पस होता है ताकि जो भी व्यक्ति है या फिर और कोई बच्चे हैं या फिर और कोई इंसान है, उनको उन प्रजातियों से रूबरू करवाया जाए ताकि उनको भी पता चले कि इस तरह की भी प्रजातियाँ इन एनिमल्स की होती हैं। A large garden where many types of wild animals, birds brought from different parts of the country and world are kept in cages so that people can see them is called a zoo. Means एक तरह का आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। जो गार्डन होते हैं या फिर पार्क होते हैं वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर इनको आर्टिफिशियल हैबिटेट्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स या फिर बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। वो वहाँ पर इसलिए रखे जाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, क्योंकि जंगल में जाना बहुत मुश्किल होता है या फिर फॉरेस्ट के अंदर या फिर किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो, लेकिन चिड़ियाघर होता है वहाँ पर हम उनको ईजीली से देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू के बीच डिफरेंस क्या है। जैसा कि आपको बताया था कि अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ पर जो भी
पीपल्स की या फिर व्यक्तियों की, आदमियों की कोई भी एंट्री अलाउड नहीं होती, जबकि जू में एनिमल्स को लोगों को दिखाने के लिए ही रखा जाता है। और जो जू के अंदर जो हैबिटेट होता है वो आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि वहाँ पर पिंजरे बनाए जाते हैं और कोई या फिर बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जी, ताकि उन एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को उनके अंदर रखा जा सके। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते हैं, और जो यहाँ पर मिलने वाले बर्ड्स और एनिमल्स वो इसी प्लेस के होते हैं, जबकि जू में उन्हें किसी डिफरेंट प्लेस से लाया जाता है लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर हम आसानी से विजिट नहीं कर सकते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जबकि हम यहाँ पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। जब भी हमें किसी एनिमल को देखना हो तो हम वहाँ पर जाकर विजिट करके उनको देख सकते हैं। ये हो गए इनके डिफरेंसेस। नेशनल पार्क किन्हें कहते हैं? कोई लार्ज एरिया जहाँ पर वहाँ की ब्यूटी, फ्लोरा और फौना और वहाँ के एनिमल्स और कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरिया को कंजर्व कर दिया जाता है। तो इस तरह का एरिया होता है उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। मीन्स नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ सीनिक ब्यूटी protected and maintained by the government to preserve the flora and fauna, landscape, historic objects of the area। मीन्स किसी एरिया के अंदर मान लिया वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे दृश्य हैं, और वहाँ पर कुछ हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक वस्तुएं भी हैं। तो फिर उस एरिया को या फिर उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो फिर इस तरह का जो क्षेत्र होता है उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। अनदर पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क इज टू प्रोवाइड ह्यूमन रिक्रिएशन एंड इंजॉयमेंट। इसका मेन और उद्देश्य होता है ताकि लोग अधिक से अधिक लोग वहाँ पर जाएं और जो वहाँ का दृश्य है और वहाँ की वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उनको देखकर इंजॉय करें और उस जो वहाँ का दृश्य है उसका लुत्फ उठाएं। यहाँ पर लोगों की एंट्री अलाउड होती है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं होती। पीपल्स आर अलाउड टू एंटर नेशनल पार्क टू सी वाइल्ड एनिमल्स रोमिंग अबाउट इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड historic objects of the area of recreation, enjoyment, inspiration and education purpose। मीन्स हम किसी भी नेशनल पार्क के अंदर जाकर वहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर घूमते हुए या फिर और कोई अदर एक्टिविटीज़ करते हुए हम आनंद उठा सकते हैं, और इसका प्रयोग एजुकेशनल पर्पज़ या फिर रिसर्च पर्पज़ के लिए भी किया जा सकता है। जिस तरह जो साइंटिस्ट होते हैं कोई एनिमल्स के ऊपर या फिर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो भी वहाँ पर जाकर नेशनल पार्क के अंदर जाकर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पर एनिमल्स अलाउड नहीं होते, तो वो नेशनल पार्क के अंदर जाकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और जो भी नेशनल पार्क का एरिया होगा वहाँ पर आपको एक्सप्लोइटेशन देखने को नहीं मिलेगा। एक्सप्लोइटेशन मीन्स जो भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका शोषण नहीं देखने को मिलेगा या फिर हरास। अब जिस तरह बात करें वहाँ पर माइनिंग भी नहीं होगी या फिर और कोई डेवलपमेंट भी बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, मीन्स अलाउड नहीं होती। ये कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे देख पा रहे हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क। जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये हमारे इंडिया का सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व है। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। सुंदरबन नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। कान्हा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, और दाचिगम नेशनल पार्क आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और ये हमारे देश का सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व है। यहाँ पर आपको जो टीक की फाइनेस्ट है वो प्रजाति देखने को मिलेगी। फाइनेस्ट वुड ऑफ टीक मीन्स आपको जो टीक ट्री होता है उसकी सबसे अच्छी
प्रजाति वो आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेगी। सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर 55 रॉक शेल्टर एंड रॉक पेंटिंग्स जो कि बहुत ही प्राचीन काल की हैं। ये जो रॉक शेल्टर हैं लगभग आज से 2,500 से 3,000 साल पहले की हैं और लोग यहाँ पर जाकर इनका आनंद उठाते हैं और इन दृश्य को निहारते हैं। यहाँ पर मिलने वाले एनिमल्स हैं टाइगर, लेपर्ड, इंडियन जेंट स्क्विरल, सांबर, चीतल और लंगूर और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क मीन्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर मान लिया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इसके अंदर आपको सुंदर दृश्य देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पर आपको सुंदर दृश्य जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पर मिल भी सकते हैं और नहीं भी। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर किसी भी पर्सन की या विजिटर की एंट्री अलाउड नहीं होती। और जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पर आप जाकर वहाँ के दृश्य का और जो वाइल्ड एनिमल्स और जो भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आनंद उठा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड होती है लेकिन इसके अंदर आपको कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। इसका मेन पर्पज सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्ट करना होता है, जबकि नेशनल पार्क के अंदर आपको वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे और इस एरिया के अंदर आप साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पर किसी पर्सन की एंट्री अलाउड नहीं होती, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो नेशनल पार्क है वहाँ पर आप वाइल्ड एनिमल्स को देख भी सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को भी नोट कर सकते हैं और उनका आनंद भी उठा सकते हैं। ये हो गया इनका डिफरेंस। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन से होते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती या फिर बहुत ही कम एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मीन्स जो विलुप्त हो चुकी हैं उन प्रजातियों को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मीन्स द स्पीसीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट आर The species which no longer exist anywhere on the earth are called extinct species. Means जो species या फिर जो प्रजातियाँ अब exist नहीं करती उन प्रजातियों को हम extinct species या फिर विलुप्त प्रजातियाँ कहते हैं। जैसे बात करूँ मैं डायनासोर आपको देखने को नहीं मिलता, और जो डोडो है, डोडो एक बर्ड है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलता। केव लायन, कैस्पियन टाइगर और आयरिश डियर जो अब एग्जिस्ट नहीं करते। और जो इस तरह की स्पीशीज हैं, अगर कोई एनिमल है जो एग्जिस्ट नहीं करता मीन्स जो विलुप्त हो चुके हैं, उन एनिमल्स को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। जिस तरह डायनासोर आपको स्टोरीज के अंदर या फिर कहीं टीवी के किसी शो के अंदर आपने देखे होंगे कि डायनासोर दिखाए जाते हैं, जो लेकिन आज रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। और अब बात करते हैं कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, मीन्स विलुप्त होने वाली है, लेकिन अब एग्जिस्ट करती हैं बहुत ही कम। उन स्पीशीज को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। मीन्स द स्पीशीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज। मीन्स जो स्पीशीज विलुप्त होने के कगार पर है, बहुत ही कम बची हुई है, उन स्पीशीज को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज आर animals and plants which are on the verge of vanishing from the earth. मीन्स जो हमारी धरती के स्तर से बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन स्पीशीज को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। इस तरह इंडेंजर्ड एनिमल्स की बात करें, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन डायनासोर, एशियाटिक लायन और डेजर्ट कैट, ये बहुत ही कम मात्रा में बची हुई है। मीन्स ये बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। जो
प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं उन्हें, या फिर बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। और जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। ये डायनासोर्स क्या हैं? ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, मीन्स जो विलुप्त हो चुकी हैं। पहले कुछ इस तरह के डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन ये हमें आजकल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, मीन्स ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह की स्पीशीज को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? रेड डाटा बुक एक वो बुक होती है जिसके अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज को के नाम लिखे जाते हैं। मीन्स रेड डाटा बुक इज ए बुक which keeps a record of all endangered animals, plants and other species. मीन्स जो भी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं उन स्पीशीज का नाम रेड डाटा बुक के अंदर लिखा जाता है, ताकि जो भी आगे आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं वो भी जान सके कि पहले ये स्पीशीज, ये एनिमल्स, ये प्लांट्स एग्जिस्ट करते थे जो आज विलुप्त हो चुके हैं। जो हमारी इंडिया की रेड डाटा बुक के अंदर कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे कि फ्लाइंग स्क्विरल, जो कि हमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलती हैं, बारासिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन रिनोसोर, स्नो लेपर्ड और टाइगर। ये कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, मीन्स जो और तो बिल्कुल हर जगह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो भारत से हमारे देश के अंदर वो भी कुछ जगह पर हैं, लेकिन वहाँ से भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो फिर इस तरह की स्पीशीज का जहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है उस बुक को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ बर्ड्स moving from one place to another place according to the season is called the migration. मीन्स जो बर्ड्स होते हैं, जिस तरह साइबेरियन बर्ड होता है, वो साइबेरिया से हमारे देश के अंदर आता है, जो हमारी कंट्री इंडिया के अंदर आते हैं, और वो सुल्तानपुर लेक और जो राजस्थान की भरतपुर लेक है, वहाँ पर भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर आते हैं, क्योंकि जो सर्दियों में साइबेरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से वो अपने आप को इतनी ज़्यादा ठंड के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, और सरवाइव नहीं करने के कारण सर्दियों में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर साइबेरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो यहाँ पर हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर लेक और राजस्थान के अंदर भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर वहाँ पर आकर कुछ दिन जीवन यापन करते हैं, और जैसे ही यहाँ पर गर्मी बढ़ने लग जाती है तो फिर वहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये वापस साइबेरिया के अंदर चले जाते हैं। जो साइबेरियन बर्ड हैं ये हर साल हमारे देश के अंदर आते हैं, और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो ये फिर वापस चले जाते हैं। द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स इज एन एडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशंस ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव। मीन्स जो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स वो किस लिए करते हैं? कहीं पर अगर किसी भी रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो फिर वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो फिर इस तरह की जो अडेप्टेशंस हैं उसे हम माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स या फिर एनिमल्स कहते हैं। ये अभी आपको बताया था कि जो बर्ड्स मूव करते हैं वेरी कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। मीन्स जो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं उन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। मीन्स पेपर से दोबारा पेपर को किस तरह से बनाया जाए वो रिसाइकलिंग कहलाता है। मीन्स जैसे हमने पेपर लिया, इसको यूज़ किया, और इसको दोबारा से अगर हम रिसाइकल करके इस दोबारा से यूजेबल बना दें तो इस तरह की प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। आपको पता है कि पेपर किससे बनता है? पेपर हमारे जो वुड पल्प होती है, मीन्स जो लकड़ी का गुदा होता है, उससे बनता है। और लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी हमारे फॉरेस्ट के अंदर जितने भी ट्रीज़ हैं उनसे आती है। जो हमारा 1 टन पेपर है, जो हम 1 टन पेपर जो पेपर यूज़ करते हैं उसके लिए हमें 17 या फिर 17 ट्रीज़ को काटना पड़ता है। 17 ट्रीज़ को काटने पर भी हमें 1 टन पेपर मिलता है।
The term recycling of paper means to process the waste paper to make new so that it can be used again. मीन्स जो वेस्ट पेपर से दोबारा से एक नया पेपर बनाने के प्रोसेस को ही हम रिसाइकलिंग कहते हैं। पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है, जिस तरह हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, नोटबुक और पैकेजिंग जो भी मटेरियल्स है उनसे हम इंक को हटाकर उसको दोबारा से रीयूजेबल बना सकते हैं। जो ये प्रोसेस है दोबारा से इसको रीयूजेबल बनाने का, इसे ही हम रिसाइकलिंग कहते हैं। एक पेपर को हम 5 से 7 बार ही रिसाइकल कर सकते हैं। कितनी बार? एक पेपर को हम सिर्फ 5 से 7 बार ही रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर का रिसाइकल करना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा रिसाइकल करेंगे तो क्या होगा, इससे पेपर भी बचेगा और बार बार पेपर का यूज़ करने से क्या होगा, जो पेड़ों की कटाई भी कम हो जाएगी। और पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी तो फिर इससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। रिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन की वजह से यहाँ पर क्या सभी प्लांट्स या फिर ट्रीज गायब हो चुके हैं। तो फिर अगर हम यहाँ पर छोटी छोटी सैपलिंग लगा दें या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा देंगे तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाएगी तो फिर ये बड़े होकर एक फॉरेस्ट का रूप ले लेंगे। मीन्स द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन ए पर्टिकुलर एरिया इन विच फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। मीन्स कुछ मान लिया यहाँ पर फॉरेस्ट था और फिर यहाँ पर पेड़ों की कटाई होने के बाद कुछ इस तरह की ज़मीन हो गई, और अगर हम यहाँ से दोबारा से ट्रीज उगा दें तो फिर कुछ इस तरह का मीन्स दोबारा से फॉरेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन। मीन्स द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। मीन्स दोबारा से वहाँ पर फॉरेस्ट को बना देना ही रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो किसी भी देश की ग्रीन वेल्थ होते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, उस देश की ग्रीन वेल्थ कहते हैं, क्योंकि जो ग्रीन वेल्थ है जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट का क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एयर पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा और वाटर साइकिल भी चेंज हो जाएगा। इससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा ही नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमें जो प्लांट, अधिक से अधिक प्लांट्स को या फिर ट्रीज को उगाना चाहिए। अगर मान लिया कहीं पर भी अगर कोई पेड़ सूख जाता है या फिर किसी पेड़ की कटाई कर दी जाती है तो हमें उस जगह पर उसी स्पीशीज़ के प्लांट्स को उगाना चाहिए। मीन्स मान लिया मैंने यहाँ पर कोई जिस तरह मैंगो ट्री को काट दिया, तो फिर जैसे ही मैंने इस मैंगो ट्री को काटा तो हमें यहाँ पर एक और मैंगो ट्री उगाना चाहिए। क्योंकि अगर मैंगो ट्री को उगाऊंगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए और जो उनकी कटाई है उनको कम से कम करना चाहिए। जो इससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें शुद्ध हवा देखने को मिलेगी और जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वाटर साइकिल भी बना रहेगा। एडवांटेजेस ऑफ रिफॉरेस्टेशन। मीन्स रिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है वो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उनसे उतनी ही ज़्यादा लकड़ी प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा लकड़ी प्रोड्यूस होगी उससे उतना ही ज़्यादा फर्नीचर, दरवाजे और विंडोज़ इनका प्रोडक्शन हो सकेगा। और ये इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाएगी तो इसका मतलब वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग भी डिक्रीज हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज हो जाएगी तो हमें वहाँ पर टेम्परेचर भी कम ही देखने को मिलेगा। और तीसरा, इट इंक्रीज रेनफॉल इन एरिया। मीन्स ये क्या करती हैं, जो हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको भी मेंटेन रखती हैं और जो कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर सूखा आने से रोकती हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पर उनके पत्तों से उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो मीन्स वहाँ पर हमें रेनफॉल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वहाँ का ग्राउंड वाटर जो मीन्स धरती के अंदर पानी का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा और वहाँ पर सूखा भी नहीं रहेगा।
और ये जो सोइल इरोजन है और फ्लड्स को उसको रोकने में भी सहायक होती है। इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट विच इज़ गुड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वे जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो वहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।